तो और जैसे कि यहाँ पे जो भारत में लोग, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसी बात भी कर देते हैं कि भारत छोड़ के बाहर चले जाओ, यहाँ पे मतलब टैक्स ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत है। तो लेकिन अगर देखा जाए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भारत को आप कहाँ देखते हैं? अगर यहाँ पे जो नागरिक रह रहे हैं, जो भारतीय लोग हैं, ये जीडीपी बेस पे भी कैसे बढ़ने वाले हैं आगे? नहीं, देखिए, भारत आगे ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस समय एक विश्व लेवल पर ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण हो रहा है, उसके तहत ये चीज़ तो तय है कि ग्रोथ हर सेक्टर में होगी। हम्म। वो चाहे अप्स एंड डाउन हो, स्लो हो, ग्रोथ होगी होगी। लेकिन आने वाले समय में बात यही है कि ठीक है, जिसको बाहर जाना है वो जाए, उसको कोई रोकने को तो रोक नहीं सकता है। तो ऐसी कोई नीति तो है नहीं कि आप जो है देश छोड़ के नहीं जा सकते। जिसको जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये एक्सपेक्ट करना कि भारत आगे जाके कोलैप्स करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है हाँ, जिस वो तो प्रकार की पॉसिबल नहीं परिस्थिति। है, लेकिन जैसे कुछ लोग को ये रहता है ना कि ज्यादा तरक्की नहीं करेगा, लेकिन भारत तो तेजी गति से देखिए, बढ़ ही रहा है कई। तरक्की मैं ये जरूर कहूंगा कि तरक्की स्लो होगी, क्योंकि भारत अपने पेस पे चलता है। उसकी पेस कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता। पर हाँ, ये एक्सपेक्ट करना कि भारत चीन के बराबर जो है एकदम टक्कर उसकी तरह ले लेगा, वो नहीं होगा। ओके। अपने पेस पे ग्रो करेगा, अपनी स्लो स्टेडी पेस पे ही वो राइज करता आया है। ओके सर, एक चीज और है, बहुत लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि इंडिया और चाइना के बीच कितना डिफरेंस है पावर लेवल पे। तो आप क्या देखते हैं इस चीज को? देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कहते हैं। हम्म। जिसमें हम लोग किसी भी देश की आर्थिक लेवल की, उसकी मिलिट्री, उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, ये सबको कंबाइन करके एक इंडिकेटर बनाते हैं। तो अगर उस केस में देखा जाए तो ये कहना तो गलत नहीं है, क्योंकि ये भारत की सरकार भी मानती है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में चाइना हमसे 3 गुना आगे है। 3 गुना? 3 गुना आगे का मतलब ये है कि अगर आज के डेट में वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ रिलायबल एस्टिमेट्स को देखें, तो वो कहते हैं कि फर्क भारत और चीन के बीच में 75 साल का है। ओ। कि मतलब चीन हमसे 75 साल इस मोमेंट पे आगे चल रहा है, और भारत को चीन जहां आज है वहां पहुंचने में 75 साल लगेंगे। के मतलब काफी डिफरेंस गैप है है। उस हिसाब से देखा गैप है। जाए तो। पर ये है कि ठीक है, गैप होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये है कि काम होना है गैप को मिटिगेट करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, है। मतलब ये कि लगातार कम से कम काम चले उस दिशा में। बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, जैसे जुलाई 2024 में हमने देखा था कि वजीर एक्स को मतलब डाउन किया गया था, तो क्या इसको आप चाइना की वो मान सकते हैं नहीं, इस चाइना देखिए खुद कोई साइबर ऑपरेशन नहीं करता है। जो भी साइबर ऑपरेशन चाइना की तरफ से ऑर्केस्ट्रेट होते हैं, वो ज्यादातर देखे जाते हैं नॉर्थ कोरिया के थ्रू। जी। तो वो उसका एक फ्रंट है जहां से वो सारे साइबर ऑपरेशंस को रन करता है। ओके। तो ये एक अभी शुरुआती चीज़ है। आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं कई बार इस चीज़ के ऊपर आशंका रेज कर चुका हूँ, लोग समझते नहीं है कि भारत के अंदर जो ये फास्ट टैग सिस्टम है हमारा, ये एक दिन बहुत बुरी तरह से हैक होगा। और जो हमारा पूरा यूपीआई सिस्टम है, जिसमें हम सड़क पे हर ठेले पे क्यूआर कोड लगा के रखे हैं, हम्म। वो एक दिन बहुत बुरी तरह से हैक होगा। हैक होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ऐसे साइबर लेवल पर आप देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। जब किसी भी शक्ति को अगर भारत को कमजोर करना है, तो वो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या फिर, अगर इतना हम लोगों ने चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो इसके लिए कुछ सिक्योर करके अभी तक स्ट्रेटजी तो नहीं कोई रख? मेजर है नहीं हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग के थोड़े इन मामलों में रिएक्टिव रहते हैं ओके। कि चीज़ हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। ओके। अच्छा, जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है, कमज़ोर करना है, तो वहाँ की संस्कृति ख़त्म कर दो, लोगों को ड्रग्स में मतलब ड्रग्स की आदत डलवा दो। तो इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे मतलब थोड़ा ड्रग्स ज़्यादा दी जा रही हैं, लोग ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं मतलब, और हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति को, चीज़ों को ख़त्म कर सकता नहीं, देखिए, ड्रग्स तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके बेसिकली दूसरे एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं वो बेसिकली सप्लाई करते हैं। है। अच्छा। तो ड्रग्स कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसकी उत्पाद भारत के अंदर हो रही है, ये आते बाहर से ही है। अभी इस मोमेंट पे 3 जगह पर खास करके फोकस है इनका। एक है नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका, दूसरा है कि अर्बन शहर जैसे कि हैदराबाद हो गया, पूना हो गया, और तीसरा इस समय कुछ ऐसे राज्य जो बॉर्डर के आसपास वाले हैं, खास करके जैसे पंजाब, फॉर दैट मैटर इवन उसका इफेक्ट हरियाणा, हरियाणा का इफेक्ट जो है हिमाचल, 3 जगह पर देखने को मिल रहा है। ओके। तो अभी इस मुहिम से ही ये गेम चल रहा है कि बड़े शहरों को और कुछ राज्यों को पकड़ के इनको बेसिकली पहले इधर सोशल फैब्रिक को तोड़ो। हम्म। तो ये चल रहा है अभी। तो नहीं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और चीज़ें नहीं की जा सकती? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बैकएंड में पैसा भी बहुत आता है। देखिए, पैसा एक एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोजगारी दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है। कोई आदमी जो सुबह से रात अपने काम में व्यस्त है, आपको लगता है कि वो ड्रग का सेवन करेगा? वो नहीं करेगा। तो जहाँ पर बेसिकली नौकरियों की किल्लत है, और दूसरा जहाँ पर पॉपुलेशन ने किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा झेला है, हम्म। इन दोनों जगहों पर आप देखेंगे कि ड्रग्स का जो कंजम्पशन है रिलेटिवली ज़्यादा होगा। ओके। तो यहाँ पर हीलिंग टच देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर ये चीज़ करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है।
तो अच्छा, इसको कहीं न कहीं जैसे कुछ ऐसा भी होता कभी-कभार कि ऑपोज़िशन सपोर्ट करता हो? नहीं ऐसे ऐसा लोगों को जो हाई लेवल पे दिक्कत कर सकते हैं, नहीं ऐसा पैस कुछ नहीं होता। फंडिंग के लिए, नहीं, पैसे नहीं के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं कभी होता? कुछ नहीं होता। क्योंकि ये बहुत मतलब सेंसिटिव मैटर है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। और आप आज की डेट में अगर यूके और यूरोप की बात करें, तो इसको कैसे देखते हैं? ये किस ओर जा रहा है? देखिए यूके, यूरोप तो पूरा अभी इस मोमेंट पे एक राइटिस्ट पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ रहा है कि राइटिस्ट सरकारें आ रही हैं वहाँ पर। जी, उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो वामपंथिक सोच थी, ये धीरे-धीरे अब डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि वामपंथी सोच के जो लोग थे, उनका जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, अब लोग उससे परेशान हो चुके हैं कि भई गरीब, 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 मतलब आप आदमी को सुबह से रात गरीब बोल के सिर्फ गरीब जताते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। या तो आप गरीब के जीवन में कुछ बदलाव कीजिए। इस रीज़न से क्या हो रहा है कि पूरे वामपंथिक सोच की ग्लोबल लेवल पर एक डिक्लाइन हो रहा है। और जितने भी लोग वामपंथिक सोच को लेके बात करेंगे, उन लोगों को राइज़ करने में अभी कम से कम कुछ नहीं तो बहुत समय लगेगा। क्योंकि इस मोमेंट पर अब पूरा विश्व इस पॉइंट पर आ चुका है कि सबको ये चाहिए कि भई हमारा खुद का विकास हो और खुद की प्रगति हो, जिससे कि देश का विकास, देश की प्रगति हो। तो यूके, यूरोप भी उसी चीज़ का इस पॉइंट पे देख रहा है। यूएस में भी आपने वही चीज़ देखी, बाकी एशिया में भी वही चीज़ है। तो हमारे यहाँ भी वामपंथी तो काफ़ी हैं। हमारे यहाँ तो बहुत है, हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है उनकी। तो कुछ इलाज है? इलाज कुछ नहीं है, वो बेरोज़गार बैठे हैं और बैठे भी रहेंगे। तो वो तो मतलब कहीं न कहीं कि उनका तो फ़ायदा ही उठाया जाता है ना, नहीं, नहीं फ़ायदा क्या उठाया जाएगा? पॉलिटिकल देखिए, एजेंडा के थ्रू। पॉलिटिकल एजेंडा अब चलने की सरकार तो स्पेस उसी कहाँ है? बेस पे बनती है ना नहीं, कि लोगों पर को। सरकारें अगर बननी होती तो वो तो लोकसभा में बन जाती, हाँ, पर लेकिन नहीं बनी लोग ना। लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्षति तो पहुँचती है ना बहुत नहीं, बड़े नहीं, लेवल देखिए पे। बात ये ज़रूर है कि वामपंथिक सोच से आप लोगों को जो है ना एक रेटरिक और एक स्पीच के थ्रू इंस्पायर कर सकते हैं। हुँ, पर उससे आप पेट नहीं भर सकते आदमी का। पेट इवेंचुअली पैसे से ही भरेगा रात को। जी। तो जब आदमी को ये दिखेगा कि भई वामपंथिक विचार रखने से मेरे को भूख नहीं मिट रही है ना, तो वो इवेंचुअली पैसे कमाने पे आएगा ही आएगा। कहीं न कहीं अच्छा, आपने ये चीज़ महसूस की कि जो वामपंथी लोग हैं, उनके बीच थोड़ा-सा यूनिटी बहुत जल्दी दिखती है, बाकी इस तरफ नहीं दिखती, आपसी में लड़े मरते हैं, तो ये क्या नहीं, वजह नहीं, है? वामपंथी लोगों में ऐसा नहीं है कि यूनिटी है। वामपंथी लोग जो होते हैं उनके सबसे बड़ा पॉइंट सिर्फ़ ये होता है कि वो एक एजेंडा से बाइंड होते हैं। हुँ, तो क्योंकि उनको एक एजेंडा बाइंड करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनके एजेंडा वाले लोग और विचारधारा वाले लोग एक जगह पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, यूके की हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी शरिया लॉ लग जाएगा, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखिए, शरिया लॉ लग जाएगा या नहीं, ये तो कहना बड़ा एक मतलब डिबेटेबल इशू है, बट ये ज़रूर है कि वहाँ के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है इस समय खास करके, कि जिससे ये देखा जाए कि यूके में मतलब कोई स्टेबिलिटी आएगी। ओके। अच्छा सर, यूके में ग्रूमिंग गैंग्स की बहुत बात होती है, तो ये किस तरह से काम कर रही है? थोड़ा इसके बारे में बताएँगे? नहीं, ग्रूमिंग गैंग्स तो देखिए इस समय यूके के अंदर ये जो पाकिस्तान का डायस्पोरा वहाँ रहता है, ये उस चीज़ को कर रहा है। और इस पूरे ग्रूमिंग गैंग के कल्चर को बढ़ाने के पीछे भी उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। जी, जिससे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अपना पुराना एक इस्लामाइजेशन जो उनका एजेंडा हमेशा से रहा था कि क्रिश्चियनिटी के साथ हमारी एक पुरानी लड़ाई है, उस लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए वो ये हरकत कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी तो वो एक क्रिमिनल गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन ये क्रिमिनल गैंग जो है, इसको वही बात है कि वामपंथिक सोच वाली जो सरकार ब्रिटेन में आती है उसका समर्थन मिलता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी वोट्स लेते हैं। ओके। तो ये क्रिमिनैलिटी को सपोर्ट करने से अब इस मोमेंट पर ब्रिटेन में ये परिस्थिति हो चुकी है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि वामपंथिक सोच की जो सरकार ब्रिटेन में भी है, वो भी धीरे-धीरे खत्म होंगी। जी। अच्छा, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से एक है सीक्रेट ऑफ अटैक 2611। तो ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं उसमें, जो आपने लिखे, थोड़ा बताएँ? नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं, मतलब उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो 26/11 हमारे सामने पेश किया गया था, वो ये था कि ये एक पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली अटैक किया गया भारत के ऊपर। हुँ, पर सबसे बड़ी बात ये है कि 26/11 सिर्फ एक पाकिस्तान की तरफ से हमला नहीं था, बल्कि उस हमले का एक जो उद्देश्य था, हुँ, अगर वो सक्सीड हो जाता, जो हुआ नहीं, वो ये था कि किसी तरीके से उस अटैक को लिंक करके ये बताया जाए कि ये भगवा आतंक का एक पूरा नैरेटिव है। हिंदू आतंकवाद। हाँ, तो वो जो हिंदू आतंकवाद थ्योरी कुछ नेताओं ने चलाई थी और कुछ राजनेताओं की वजह से ये थ्योरी को ट्रैक्शन मिला था, हुँ, उनका उद्देश्य केवल ये था कि उस अटैक के तहत वो इसको प्रूव कर दें। क्योंकि अजमल कसाब जब भारत आया, कसाब के जेब में जो आइडेंटिटी कार्ड मिला समीर चौधरी के नाम से, और उसके हाथ में लाल धागा बांध के उसको भेजा गया, ये तो अगर वो जिंदा पकड़ा ना जाता, हुँ, तो आप सोचिए कि इस मोमेंट पर ये बात कहने में कुछ लोग चूकते नहीं कि भारत में एक हिंदू वर्ग है जो हिंदू सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। हुँ। तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये जो नैरेटिव को बढ़ावा देना था, उस पूरी रणनीति को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो हमें 26/11 को उस आइसोलेटेड इंसिडेंट के तरीके से नहीं देखना। ओके। आपने जैसे कहा कि इसमें साजिश पाकिस्तान की थी।
तो क्या कुछ लोग यहाँ के भी थे? बिल्कुल थे। यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे उस समय, और पाकिस्तान और यहाँ का कुछ ज़्यादा ही गहरा संबंध हमेशा से कुछ लोगों का रहा ही है। तो उन लोगों के तहत ये चीज़ को चलाया गया था। ओके। अच्छा, आपकी एक और बुक है कराची प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है? बहुत सारी कराची प्रोजेक्ट से ही ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट ये 2001 में जब 9/11 अटैक हुए थे, तो उसके बाद कराची प्रोजेक्ट का गठन हुआ था 2004 में। और 2004 में कराची प्रोजेक्ट के गठन होने के बाद ही ये जो पूरा 26/11 की प्रक्रिया है, ये अंजाम दी गई। ओके। तो ये कराची प्रोजेक्ट का पूरा गठन होना, और वहाँ से फिर ये 26/11 तक पहुँचना, और फिर उसका तार भगवा आतंक से जुड़ना, हुँ, ये तीनों चीज़ें एक नैरेटिव का पार्ट थे। ओके। तो जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ थी, उनने किस तरह इस पे काम किया? मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ की थी ना? यहाँ पे जैसे रॉ था, आईएसआई था, तो क्या नहीं चल देखिए, रहा था? सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से तो हमेशा इनपुट रहे थे कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये ठीक नहीं है। पर वही बात है कि राजनीतिक विचारधारा जैसी होती है और कितना समर्थन करती है, उस पे निर्भर करता है सब कुछ। ओके। आज की डेट में खालिस्तानी मूवमेंट मतलब बहुत आग पकड़ रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किस ओर ले जा रहा है? और कौन सपोर्ट कर रहा है इसे? नहीं देखिए, खालिस्तान मूवमेंट का जहाँ तक ग्राउंड लेवल पर ट्रैक्शन है पंजाब के अंदर, वहाँ पर तो कोई ऐसा ट्रैक्शन दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखें खालिस्तान का मूवमेंट का जितना भी ट्रैक्शन है, वो पहली बात तो डायस्पोरा लेवल पर है, जो बाहर कनाडा और विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके तहत। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर खालिस्तान का ट्रैक्शन नहीं है, तो ये दो जो व्यक्तियों का अभी इलेक्शन हुआ, अमृतपाल सिंह का और सरबजीत सिंह खालसा का, ये लोग कैसे जीते? तो ये लोग इस प्रकार से जीते क्योंकि इनका कोई खालिस्तान वाला इशू इसलिए नहीं था, क्योंकि आपको ये समझना है कि पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल सैचुरेशन है। वहाँ पर कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया, लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। कांग्रेस के विकल्प को देखा लोगों ने अकाली दल में, अकाली दल ने अपनी मिट्टी पलीद कर ली खुद ही। उसके बाद जब ये आम आदमी पार्टी आई, इसका भी कोई आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर लोगों को उस समय तो ज़रूर लगा था कि ये एक वैचारिक तौर पर विकल्प है। पर जिस तरीके से हरकतें उन्होंने की हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बढ़ावा चीज़ों को हुआ है, और जो आदमी आम आज की डेट में पंजाब में परेशान है उनकी सरकार से, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये उसका फ्रस्ट्रेशन निकला है। और ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उस समय ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन और ये जो प्रोपेगेंडा था, उसने इसका समर्थन ज़रूर दिया। ओके। तो ये चीज़ इस तरीके से तो चल रही है। पर ये कहना कि पंजाब के अंदर गली-गली में जैसे 1970-80 के दशक में हालात थे कि कोई भी बच्चा जो है घर में बंदूक उठा लेगा खालिस्तान के नाम पर, वो परिस्थिति तो नहीं है अभी। ओके। इस मूवमेंट से आपको क्या लगता है मेन फ़ायदा किसको मिलने वाला है? नहीं, मेन फ़ायदा तो देखिए जो विश्व की शक्तियाँ उनको ही मिलेगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बढ़ावा देने से भारत को कमज़ोर करने में कामयाब रहेंगी। हुँ, तो उनका उद्देश्य इसी चीज़ में चलता रहेगा कि भारत अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स में बिज़ी रहे, कि एक जगह खालिस्तान की समस्या चालू हो जाए, एक जगह जो है ये किसान वाले बैठ जाएँ, एक जगह जो है तमिलनाडु में प्रोटेस्ट करा दें, एक किसी तरीके से भारत को अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम्स में बिज़ी रखो। ओके। सर, आप इतने सारे आईएएस एस्पिरेंट्स लोग को पढ़ाते हैं, आप उनको तो अच्छे-अच्छे मैसेज देते होंगे, तो लेकिन आज हमारे माध्यम से कुछ जो यंगस्टर्स हैं देश के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बस एक ही मैसेज ये देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के नैरेटिव का शिकार ना बने। आप एक बड़े भाग्यशाली देश में पैदा हुए हैं। इस देश की जो संस्कृति है और इतिहास है, उसको जानने की कोशिश करें, और सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़रूर करें, इससे भागे नहीं, पर इसको सही दिशा में प्रयोग करें, जिससे कि आपका खुद का एक स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हो और आप एक अच्छे नागरिक बने, देश के विकास के लिए काम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।